दुनिया के हर देश का एक आसमान होता है ना? लेकिन हर आसमान सुरक्षित नहीं होता। हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। बात करें अगर हमारे देश भारत के आसमान की तो ये सपनों से नहीं, पराजयों, राजनीतिक धोखे और हिम्मत की राख से बना है। आज जो हम देखते हैं फाइटर जेट्स भारत के आकाश पर मंडराते हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। उनकी कीमत पता है क्या है? इनकी कीमत सिर्फ करोड़ों में नहीं, ये वो कीमत है उन सालों की जिसमें देश ने सीखकर, गिरकर, हार कर और फिर उठकर अपनी उड़ान बनाई है। क्या कहानी सिर्फ हवाई जहाज़ों की नहीं, यह कहानी है भारत की जिद की, उस जिद की जिसने एक उधार लिए हुए आसमान को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर शक्ति में बदल दिया। और यह कहानी आपने किताबों में नहीं पढ़ी होगी, समाचारों में नहीं देखी होगी, क्योंकि कुछ असली संघर्ष अक्सर पर्दे के पीछे होता है। 1947 में स्वतंत्र भारत के पास फाइटर जेट्स तो थे, लेकिन आधुनिक फाइटर जेट्स नहीं थे। देश के पास अनुभव नहीं था, तकनीक नहीं थी और रणनीति भी सीमित थी। पहला जेट डे हार्विल एंड वेम्पायर 1950 में आया और यहाँ से शुरुआत हुई इंडिया के जेट एज की। लेकिन जिस तरह से दुनिया में तेजी से बढ़ती हथियारों की दौड़ थी, उसके सामने यह बहुत छोटा कदम था। फिर 1962 आया, चीन के खिलाफ भारत की पहली पराजय। लद्दाख, अक्साई चीन, बर्फ से ढके पहाड़ और भारतीय सेना, कम उपकरण, कम तैयारी और हवा में कोई आधुनिक फाइटर जेट नहीं था। यह वह क्षण था जहां पूरी सरकार को यह एहसास हुआ, अगर आसमान हमारा नहीं तो जमीन भी सुरक्षित नहीं है। यही भारत के फाइटर जेट बनने की कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट था। भारत ने पहली बार सोचा, हम अपना फाइटर जेट बनाएं, और इसी सोच ने जन्म दिया HF-24 मैरूत, जो था भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने जर्मन इंजीनियर के दिग्गज कर्ट टैंक को बुलाया और फिर कर्ट टैंक ने मैरिट को ऐसे डिजाइन किया जो वर्तमान समय से बहुत आगे था। स्लिम था, तेज था और मजबूत भी। अब जो असली लड़ाई थी वह राजनीति में थी। दुनिया के किसी भी देश ने मेरुत में लगने वाला इंजन भारत को नहीं बेचा। न अमेरिका ने दिया, न ब्रिटेन ने, न सोवियत रूस ने। कारण था अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और दबाव, क्योंकि भारत को एक बड़ी सैन्य शक्ति बनते देखना कई देशों को मंजूर नहीं था। मैरूत उड़ सकता था, लेकिन उस ऊंचाई और स्पीड तक नहीं पहुंच पाता जो एक लड़ाकू विमान को चाहिए, क्योंकि इंजन उस टाइप का नहीं था। भारत का पहला ड्रीम जेट अपने पंखों का भार नहीं बल्कि राजनीति का भार नहीं उठा पाया, लेकिन भारत ने यह हार नहीं मानी। यही असफलता एक आग बन गई जो भविष्य के भारत को आकार देगी। मैरूत के बाद भारत ने फैसला किया, अब हमें समय बचाना है। इसलिए भारत ने विदेशी जेट की दुनिया में प्रवेश किया। सबसे पहले आई MiG-21, जो तेज था, छोटा और घातक भी। अब इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन गए। लेकिन इनके साथ आए एक कड़वा सच, MiG-21 से दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ गई थी। सैकड़ों पायलट शहीद हुए। MiG-21 को फ्लाइंग कैफिन के नाम से भी जाने जाने लगा, और इसकी वजह थी कई पुरानी तकनीकें और मेंटेनेंस मॉड्यूल थे जो समय के साथ आउटडेटेड हो रहे थे। लेकिन MiG-21 ने ये काम तो किया, भारत को तेजी, आक्रामकता और हवाई रणनीति सिखाई, और यह जेट भारत के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना। और फिर आए मिराज 2000 और MiG-29, और यह थी भारत की असली मॉडर्न स्टेशन थी। कारगिल वार 1999, पहाड़ों और धुंध के बीच छुपे हुए दुश्मन के ऊपर मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बम से पहाड़ों के बीच सर्जिकल प्रेसिजन से हमले किए, और दुनिया ने पहली बार भारतीय वायुसेना की स्किल, ब्रेवरी और टेक्नोलॉजी देखी। 1983 में भारत ने एक फैसला किया जिसे असंभव कहा गया। भारत ने कहा, हम अपना मॉडर्न सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया LCA तेजस। अब यहाँ पर तेजस की असली लड़ाई हवा में नहीं थी, यह राजनीति, प्रतिबंधों और तकनीकी सीमाओं के खिलाफ थी। दुनिया ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देने से मना कर दिया। इंजन निर्माता पीछे हट गए। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, जिसमें वो बहुत आगे रहता है। बजट कटौती में वर्षों तक मेहनत रोकी। मीडिया ने इसे असंभव प्रोजेक्ट कहा। साइंटिस्ट दिन में नहीं रात में काम करते थे क्योंकि फंडिंग कम थी। कई बार ये लगा कि प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक कहा मानने वाले थे। उन्होंने तकनीक नहीं है का जवाब खोज लिया था। कहा कि तकनीक नहीं तो क्या हुआ, हम खुद तकनीक बनाएंगे। 30 साल की मेहनत, 3000 से ज्यादा उड़ान परीक्षण और दुनिया की हंसी के बाद वो दिन आ गया था जब तेजस ने 2016 में
ऑपरेशनल उड़ान भरी और दुनिया को चौंका दिया। आज तेजस MK-1 ये दक्षिण एशिया के सबसे एडवांस्ड सिंगल इंजन फाइटर जेट्स में शामिल है। यह सिर्फ विमान नहीं था, यह थी 30 साल की चुपचाप लड़ी गई जंग की जीत। और इसी बीच चीन ने वर्ल्ड्स 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट J-20 विकसित कर लिया था। पाकिस्तान को F-16 का समर्थन नहीं रुका था, भारत पर दबाव बढ़ रहा था। और तभी 2020 में राफेल आया, मेटेओर मिसाइल, स्पेक्ट्रा EB सिस्टम और अनमैच्ड एग्लिटी के साथ। राफेल ने भारत को वो टेक्नोलॉजिकल एज दी जो बरसों से मिसिंग थी। लेकिन राफेल का संदेश सिर्फ ताकत का नहीं था, यह रिमाइंडर था भारत को फिर कभी किसी के भरोसे निर्भर नहीं होना चाहिए। और आज भारत नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब हम केवल खरीदार नहीं, निर्माता भी बन गए हैं। तेजस MK-2 बड़ा, अधिक शक्तिशाली, दूर तक मार करने वाला जो पुराने MiG-29 मिराज 2000 की जगह लेगा। TEDBF ट्विंस इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारतीय नेवी के लिए एयरक्राफ्ट करियर के लिए एक आधुनिक बेस्ट है। EMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 5th जनरेशन स्टील्थ सुपर क्रूज AI ड्राइवन कॉकपिट और भविष्य में डायरेक्ट एनर्जी वेपन की क्षमता वाला फाइटर जेट। EMCA वह तकनीक है जिसे दुनिया ने कभी भारत को नहीं दी, तो भारत ने फैसला किया हम इसे खुद बनाएंगे। 80 साल पहले भारत ने अपने पहला जेट उधार लिया था और आज भारत स्टील्थ जेट बना रहा है। यह सफर आसान नहीं था, टूटे सपने थे, राजनीतिक दबाव थे, तकनीक पर रोक थी, पायलटों की शहादतें थी, लेकिन भारत नहीं रुका। बेरूत की राख से तेजस उठा, तेजस की उड़ान से MCA जन्म ले रहा है। और आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ अपने आसमान की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि आसमान को रेडिफाइन करेगा, क्योंकि यह देश कभी हार मानकर नहीं, उड़ान भरकर इतिहास लिखता है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।